नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। किसी भी कोण से सोचें तो कांग्रेस का कर्नाटक गड़बड़ जाला पार्टी की बदहाली का नया ठोस प्रमाण है। ध्यान रहे, इस प्रदेश के प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह है। उन जैसे पुराने अनुभवी नेता को समझ नहीं आया कि वे जो कैबिनेट फेरबदल करवा रहे हैं उससे झगड़ा बनेगा। 14 मंत्रियों को हटाने का झटका भारी होगा। 14 मंत्रियों को हटाकर 13 नए मंत्रियों की शपथ या तो विधायक दल में समझदारी बनवाकर होनी थी या आतंक और डराकर। संदेह नहीं कि अमरीश जैसे कई मंत्री सरकार में बोझ थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चाहकर भी इनसे काम नहीं ले सकते थे। बावजूद इसके हटाए गए मंत्रियों के जनाधार और लोकप्रियता का ख्याल होना चाहिए था, मगर मुख्यमंत्री और महासचिव दिग्विजय सिंह ने मनमार्जी ब्लूप्रिंट बनाया और राहुल गांधी से सहमति लेकर रद्दोबदल कर डाली। मतलब पार्टी संभाल रहे राहुल गांधी ने अपनी तह जाना और सोचा नहीं। कांग्रेस के बचे खुचे राज्यों में अहम राज्य कर्नाटक है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद कई कसौटियों में फेल है। एक हिसाब से भाजपा की विकट चुनौती में कांग्रेस को मुख्यमंत्री को बदलना था, मगर उन्हें क्योंकि राहुल गांधी ने बनवाया है इसलिए उनको लेकर विचार नहीं हो सकता। सो कैबिनेट को भारी बदला गया। इसके अब उल्टे नतीजे आए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में भी वैसे ही बिखराव है जैसे अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बना था। अमरीश सहित कई विधायकों के बागी सुर से आगे कुछ भी हो सकता है। तभी सवाल है कि इससे कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी की लीडरशिप के सवाल क्या खड़े नहीं होते। सोनिया गांधी अपने बेटे को कमान सौंपते हुए ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं कर पा रही है जिससे पार्टी कायदे से चलती रहे। कईयों का मानना है कि कांग्रेस में संकट की वजह सोनिया गांधी राहुल गांधी की कमजोर होती धमक है। क्या ऐसा है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल कमाल किया। पार्टी ने इंदिरा गांधी के भूले बिसरे बेटे संजय गांधी को याद किया। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस की अखिल भारतीय कमेटी और कई राज्य कमेटियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेताओं ने संजय गांधी को याद किया। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की वजह से संजय गांधी याद किए गए हैं या मेनका और वरुण गांधी को इसके जरिए कोई मैसेज दिया गया है। ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के भीतर मेनका और वरुण को लेकर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कांग्रेस ने इस तरह श्रद्धांजलि दी। बहरहाल गुरुवार को संजय गांधी की 36वीं पुण्यतिथि थी और इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से उनको श्रद्धांजलि दी गई। यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी सुबह सुबह संजय गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता रहे संजय गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसी तरह ओडिशा और झारखंड कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी श्रद्धांजलि के पोस्ट डाले गए। कांग्रेस नेताओं की ओर से इंदिरा गांधी और संजय गांधी के फोटो वाले होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए गए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा है कि मेनका और वरुण गांधी सोनिया, प्रियंका व राहुल गांधी के संपर्क में हैं। तभी इन श्रद्धांजलियों के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में संगठन फेरबदल को लेकर क्या हो रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी की टीम ऐसा लग रहा है कि थक हार कर बैठ गई है और संकट की मौजूदा घड़ी में सोनिया गांधी की पुरानी टीम ने कमान संभाल ली है। इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम मनाने के लिए जो कमेटी बनी है उसमें सोनिया गांधी ने तमाम पुराने नेताओं को जगह दी है। शिवराज पाटिल से लेकर कर्ण सिंह और सुशील कुमार शिंदे तक सब उसमें शामिल है। कार्यक्रम की योजनाओं पर अमल के लिए जो कमेटी बनी है उसमें जरूर अजय माकन, प्रिया दत्त और मिलिंद देवड़ा जैसे कुछ नए नेता रखे गए हैं, लेकिन वहाँ भी कमान शीला दीक्षित, आनंद शर्मा और मणिशंकर अय्यर संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अहम चुनाव की जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद को सौंप दी गई है। पंजाब का जिम्मा 9 बार सांसद रहे कमलनाथ को मिला था, लेकिन विवादों की वजह से वे हटे तो शीला दीक्षित की चर्चा शुरू हुई। आम आदमी पार्टी की ओर से होने वाले संभावित हमले को देखते हुए कहा जा रहा है कि पार्टी सुशील कुमार शिंदे या अशोक गहलोत को पंजाब का प्रभारी बना सकती है। ध्यान रहे, पंजाब में करीब 1/3 आबादी दलित है। बहरहाल शिंदे और गहलोत दोनों के महासचिव बनने की संभावना है। आजाद और कमलनाथ पहले ही महासचिव बना दिए गए हैं। सो राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद अपनी टीम के किसी नेता को महासचिव बना पाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।
समाजवादी पार्टी में नेतृत्व को लेकर शह और मात का खेल चल रहा है। एक तरफ पार्टी के पुराने और बुजुर्ग नेता हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह को राज्यसभा में भेजने के साथ जो खेल शुरू हुआ है वो अंसारी बंधुओं की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय तक पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस तरह से पार्टी में फिर से पुराने नेताओं का वर्चस्व बनाया जा रहा है। सपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा है कि उनको अलग थलग करने की कोशिश चल रही है। परिवार के भीतर भी इस तरह की राजनीतिक साजिश हो रही है जिससे वे कमजोर पड़े। पिछले 6 महीने के घटनाक्रम से शिवपाल यादव पार्टी में मजबूत हुए हैं। उन्होंने अखिलेश का हर समय समर्थन करने वाले राम गोपाल यादव को भी कमजोर किया है और आजम खान का असर कम करने के लिए अंसारी बंधुओं को पार्टी में शामिल कराया है। कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश के सबसे करीबी 2 युवा नेताओं को पार्टी से निकलवाया था। इससे नाराज अखिलेश सैफई महोत्सव में हिस्सा लेने नहीं गए और बाद में दोनों का निलंबन रद्द हुआ। बहरहाल पार्टी में चल रहे शह मात के खेल का अगला पड़ाव मंत्रिमंडल में फेरबदल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश करीबी युवा नेताओं में से कितनों को सरकार में शामिल कर पाते हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। जनमत संग्रह से पहले के तमाम अनुमानों को गलत ठहराते हुए ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर होने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ में रहने या बाहर होने के सवाल पर गुरुवार को हुए जनमत संग्रह में हिस्सा लेने वाले 52% से ज्यादा लोगों ने बाहर होने के लिए मतदान किया। शुक्रवार को जारी हुए नतीजों के साथ ही 28 देशों के यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को जनमत संग्रह में करीब 4 करोड़ 60 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 12 लाख भारतीय मूल के लोग भी थे। यूरोपीय संघ से बाहर होने का नतीजा आने के बाद ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में करीब 9% की जबरदस्त गिरावट हुई। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो में भी जबरदस्त गिरावट हुई। इनके मुकाबले डॉलर और येन में तेजी देखी गई। ब्रिटेन से अलग होने के पक्ष में प्रचार करने वालों का कहना था कि यूरोपीय संघ ब्रिटेन के ऊपर अपने कानून थोपता रहता है और उसकी वजह से प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने का जनादेश आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि मैं अक्टूबर में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कैमरन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये सही रहेगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना रहूं। कैमरन ने कहा कि मुझे लगता है कि देश को नई लीडरशिप की जरूरत है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी अक्टूबर में होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में नए लीडर की घोषणा करेगी। गौरतलब है कि डेविड कैमरन ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्षधर थे और उन्होंने इसके लिए जोरदार प्रचार किया था। दूसरी ओर यूरोपीय संघ से अलग होने के समर्थक समूहों ने 23 जून को ब्रिटेन की आजादी का दिन करार दिया है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के फैसले का भारतीय बाजार पर भारी असर दिखा है। ब्रिटेन के बाहर होने की खबर आने के साथ ही शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो गई और शुरुआती कारोबार में ही बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 1000 अंक से ज्यादा गिर गया। ये पिछले 10 महीने की सबसे भारी गिरावट है। निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में 1.5% से ज्यादा गिरावट आई। पाउंड और यूरो की कीमत में गिरावट होने से डॉलर मजबूत हुआ, जिसकी वजह से भारत में डॉलर की मांग बढ़ी और इस वजह से रुपया कमजोर होकर 68 से नीचे चला गया। एक समय डॉलर की कीमत 69 रुपए के करीब पहुंच गई थी। बाद में रिजर्व बैंक ने रुपए की गिरती कीमत को थामने के लिए डॉलर की खरीद की। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद भारत सरकार ने कहा है कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो इस घटनाक्रम को झेल लेगा। शेयर बाजार और रुपए की कीमत में भारी गिरावट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत ब्रिटेन के जनमत संग्रह के नतीजे का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि भारत इस घटनाक्रम के होने वाले असर के बारे में सचेत है और सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक पिछले कई हफ्ते से इससे निपटने के उपायों पर काम कर रहे थे। जेटली ने कहा कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिरता को लेकर सजग है, इसलिए ब्रिटेन के जनमत संग्रह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन के विरोध की वजह से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता का फैसला नहीं हो सका। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हुए 2 दिन की बैठक में चीन इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों को इस समूह में शामिल करने का नियम लागू है, तब तक भारत को इसकी सदस्यता देने पर विचार नहीं हो सकता है। चीन ने इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि इस नियम के रहते वो भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी का समर्थन नहीं कर सकता है। 48 देशों के समूह के 300 प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सम्मेलन में शामिल चीन के प्रतिनिधि वांग कुन ने कहा कि भारत को एनएसजी में शामिल होना है तो उसे परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करना होगा। चीन के इस विरोध की वजह से भारत की सदस्यता का मामला फिलहाल टल गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। राहुल गांधी कांग्रेस को कैसे संभाल रहे हैं, इसका जवाब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक की घटनाओं से मिलता है। प्रदेशों में पार्टी बदहाल है, जहां सरकारें हैं वहां कायदे का प्रदर्शन नहीं है और नेता विधायक सब बेलगाम है। कांग्रेस मुख्यालय से सरकार और संगठन पर
नजर रखने और हालात संभालने का पूरा मामला गड़बड़ाया हुआ। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व खासकर राहुल गांधी ने ऐसा लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और मेघालय की घटनाओं से कुछ सबक नहीं लिया है। राहुल ने उसी तरह का संकट कर्नाटक में खड़ा करा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जिस अंदाज में सरकार में फेरबदल की है, उससे कर्नाटक में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती को संभालने का कांग्रेस का तरीका भी वैसा ही लापरवाही वाला है जैसा फेरबदल का था। मिसाल के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री गुंडू राव के बेटे दिनेश गुंडू राव को मंत्री पद से हटाया गया और जब लगा कि वे बागी हो सकते हैं तो अगले ही दिन उनको प्रदेश कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। यह तदर्थ व्यवस्था है। कहा जा रहा है कि पार्टी डीके शिव कुमार को अध्यक्ष बनाना चाहती है। इस समय वे राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन वे बागी होकर ज्यादा नुकसान कर सकते थे, इसलिए उनको बने रहने दिया गया। इसी तरह गृह मंत्री जी परमेश्वरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। वे दलित हैं और उनको हटाने की हिम्मत कांग्रेस आलाकमान नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने सरकार के साथ साथ संगठन में भी बगावत करा दी है। पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस में मोर्चा खुला हुआ है। किसानों की आत्महत्या को लेकर उन्हें हटाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन विवाद बढ़ा तो खुद राहुल गांधी मुआयना करने गए और मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देकर आए। चूँकि उन्हें राहुल गांधी ने बनाया है, इसलिए तमाम बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद उनको बनाए रखा गया है। कुछ दिन पहले विधानसभा के उपचुनाव में सिद्धरमैया ने सीके जाफर शरीफ के पोते को टिकट दिलाया, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर उनको हरवा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हैं। वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनके बेटे प्रियांक खड़गे को मंत्री बनाया गया, लेकिन इससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। जिन 14 मंत्रियों को हटाया गया उनमें से आधे बागी हो गए हैं। एस श्रीनिवास राव, एम गुट्टेवार, टी अम्बरीश आदि ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस के शासन वाले गिने चुने राज्यों में कर्नाटक एकमात्र बड़ा राज्य है। वहाँ इस तरह की बगावत कांग्रेस के भीतर किसी गंभीर गड़बड़ी की ओर इशारा है। कांग्रेस शासन वाले 2 राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ के विधायकों का भी एक धड़ा मुख्यमंत्री से नाराज है, लेकिन मुख्यमंत्री आलाकमान को आंखें दिखा रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं। यह स्थिति कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के क्षत्रपों के बीच बढ़ रही दूरी का संकेत है। पूर्वोत्तर के जिन क्षत्रपों ने कांग्रेस छोड़ी, उन सब ने इसकी शिकायत की थी कि राहुल गांधी उनकी नहीं सुनते थे। कर्नाटक में भी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मुख्यमंत्री और प्रदेश के प्रभारी महासचिव के ऊपर छोड़ा हुआ है। पुराने जमाने में हर प्रदेश में कांग्रेस के पास 2, 3 या इससे ज्यादा क्षत्रप होते थे और आलाकमान का काम इनके बीच संतुलन बनाए रखने का होता था। लेकिन राहुल गांधी की कमान में यह संतुलन बिगड़ा है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस के कर्नाटक गड़बड़ जाले पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपनी लापरवाही, मनमानी में जो करते रहे, उसका नतीजा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में कांग्रेस में हुई बगावत है। जाहिर है पार्टी आलाकमान के स्तर पर ऐसी कोई गड़बड़ी है जिससे मुख्यमंत्री और विधायकों, प्रदेश संगठन के परस्पर तालमेल नहीं बन रहा है। कैबिनेट फेरबदल हो या उस पर प्रदर्शन, हंगामा और विद्रोह हो, यह बहुत हैरानी वाली बात है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी पुराने नेता कर्नाटक के प्रभारी महासचिव होते हुए उनकी देखरेख में फेरबदल हुआ, उसके बावजूद जो वहां विद्रोह हुआ है, क्या ये कुछ आपको हैरान नहीं कर गई ये बात? देखिए, पहली बात तो दिग्विजय सिंह का इसमें कोई रोल हो नहीं सकता। नहीं, वो प्रभारी महासचिव के नाते बात की होगी। अगर आप उनको दोषी ठहराते हैं, दोषी नहीं लेकिन व्यवस्था के नाते, तो आंध्र प्रदेश में भी वो प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश में भी वो प्रभारी थे, बिहार में भी प्रभारी थे। कांग्रेस का हश्र आपने देखा ही उन इलाकों में क्या हुआ, कैसा हुआ। तो जो है कि बेसिकली जो कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति खराब है। कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बनाया है वो भी बाहर से आए हैं, जो ये अम्बरीश जो कर रहे हैं ये भी बाहर से आए थे। जो है कि कांग्रेस के अंदर के जो लोग हैं वो इस चीज से घुटन महसूस कर रहे हैं कि बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर अब राज कर रहे हैं। तो तनाव तो बना ही हुआ है। और जैसे जैसे जो हाईकमांड की, जो दिल्ली की जो पकड़ कमजोर होती जा रही है, उतनी लिबर्टी
हर स्टेट में मिल रही है। कर्नाटक में कोई अजूबे वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ये एक पैटर्न के नाते कि आप अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद एक ये कि कहीं मणिपुर में न हो जाए, तो ये इसकी आखिर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी के दफ्तर में कुछ तो मॉनिटरिंग, कुछ तो अपने महासचिवों को अकाउंटेबल या मुख्यमंत्रियों को जवाबदेह बनाना चाहिए। देखिए दुख की बात तो यही है कि कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। किसी को आप किसी महासचिव से पूछ लीजिए, उसको ज्यादातर पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि कहां से डायरेक्शंस आ रही हैं। ये जो है एक तरह से उसी से निर्णय हो रहे हैं। पंकज जी, कई तो ये कहते हैं कि नहीं, बकायदा कांग्रेस में और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के यहाँ तो सिस्टम है कि महासचिव फाइल बनाता है, नोट देता है, नोट के बाद विचार होता है, फिर होती है, तो पूरी प्रक्रिया तो बनी हुई है, सिस्टम तो बना हुआ था। सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को जैसे पहले अमल किया जाता था उस तरह से नहीं होता। अब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा है, लेकिन सारे डिसीजंस जो है वो राहुल गांधी लेते हैं, तो डी फैक्टो वो है। तो आप, और फिर जो है कि 2 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, तो किसी को ये नहीं समझ आता कि किसके नहीं। लेकिन अब तो राहुल गांधी खुद ही मेरे ख्याल से सारा कुछ संभाल रहे हैं। सोनिया गांधी भी कहती है सबको कि भाई राहुल गांधी से बात करें, लेकिन बीच बीच में वो इंटरवेंशन तो करती ही हैं, बहुत जगह पे करती हैं। तो जो है कि अभी पूरी तरह से पावर सेंटर्स का जो है बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन कंफ्यूजन मची हुई है। कांग्रेस जो है कंटिन्यू स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। आपके अनुसार अमरीश का विद्रोह हो या उधर अजीत जोगी का विद्रोह हो या विजय बहुगुणा के जाने हो, इन सब पर कोई रिव्यू होकर कुछ आगे का कुछ रास्ता बनता हो नहीं लगता? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी ये जो एक वर्ग जो है हरियाणा का वो कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो जो है कि हर स्टेट के अंदर जो है कि सीड्स ऑफ डिसेंशन जो है वो ऑलरेडी है, अब सिर्फ पौधे लगने बाकी हैं। क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस और कमजोर होती रहेगी, वैसे वैसे विद्रोह भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे। नहीं, लेकिन इसकी मूल वजह क्या, कि मूल वजह आप क्या मानते, पुराने कांग्रेसी नेताओं का साइडलाइन हो जाना, या हकीकत क्या आप मानते, मूल कारण क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं उनको अगर साइडलाइन करना है तो बिल्कुल कर देना चाहिए। ये जो अधमरा छोड़ा हुआ है कि नहीं इधर के ना उधर के, तो इससे कंफ्यूजन और क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी जगह पे विद्रोह होंगे और कांग्रेस के अंदर से बहुत सारे लोग छोड़कर डिफरेंट पार्टीज में जाना शुरू करेंगे। नहीं तो उससे नेतृत्व के लेवल के स्तर पर राहुल गांधी इनको जाने देंगे, या राहुल गांधी को पर पुराने नेताओं के असर में इसको रोकथाम करने के कुछ अस्थायी दूसरे प्रबंध करेंगे? देखिए, कोई किसी के, जब इंदिरा जी जब हारी थी 1977 में, इतनी बड़ी उनकी शख्सियत थी, इतनी बड़ी कि पिछली ये सेंचुरी की ग्रेटेस्ट मास लीडर थी, वो नहीं रोक पाई थी कि लोग छोड़ के चले गए थे। हाँ, तो इसका मतलब ये माना जाए क्योंकि कांग्रेस खुद सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर होने के कारण ये भगदड़ है, तो ये नेचुरल है, इससे कोई दीर्घकालीन में कोई असर नहीं होना कांग्रेस में। जब सत्ता फिर आएगी तो फिर हो जाएगी वापस। नहीं, कांग्रेस की सत्ता में कब आएगी, कब, इसकी इंतजार कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस जो है कई जगह पे जहां पे स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है वहां पे आने की उम्मीद है, लेकिन सेंटर में जिस तरह से कंफ्यूजन मचा हुआ है, लगता नहीं कि इतनी आसानी से सेंटर पे आ पाएगी। नहीं, सेंटर पर नहीं आए, लेकिन ये जो छोड़ के भागना, डूबते जहाज को छोड़ के भागना, ये एक तरह से ट्रेंड, मतलब ये अगर इंदिरा गांधी के समय था तो अभी भी ट्रेंड हो रहा, तो इससे ज्यादा कांग्रेस के हाईकमान को चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, बहुत करनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे कुछ नेता छोड़ के चले गए थे, लेकिन वर्कर इंदिरा गांधी के साथ रहा था। वो संकट है, वर्कर भी नहीं है। जो कांग्रेस का वर्कर जो है उसने 2014 के इलेक्शन में काम नहीं किया था, तभी कांग्रेस की ये जो हालत थी 44 सीट पे आके रुकी थी, इस कारण से रुकी थी। अब ये जो कई नेता हैं इनके जाने से इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो कांग्रेस का वर्कर है वो कांग्रेस की लीडरशिप से बहुत असंतुष्ट है, और वो जो है अपने आप को दूर करता जा रहा है। जब तक वर्कर वापस नहीं आएगा तब तक ये लीडर्स बगावत करें ना करें, इसका इतना असर नहीं होता। वर्कर को लाना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कह सकते हैं कि फिर राहुल गांधी शायद उधर ही ध्यान दे रहे हो वर्कर्स को और उस पर, और ये नेताओं और ये बगावत की जो है विधायकों की, इसकी चिंता नहीं हो। देखिए, मेरे को मालूम नहीं कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जो पुरानी लीडरशिप है उसको जल्दी से जल्दी, बहुत सारे उनमें से जो लोग हैं उनको थैंक यू करना चाहिए और नई लीडरशिप की स्थापना करनी चाहिए, और जो वर्कर्स को आश्वासन देना चाहिए कि जो पुराने लीडर्स जो थे जिनके कारण से 44 की संख्या में हम पहुंचे हैं, उनको हमने अलविदा कर दिया है, अब नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे। लेकिन ना वो हो रहा है ना ये हो रहा है, तो कांग्रेस जो है वो और डूबती हुई चलती नजर आ रही है। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter और Facebook
नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करे। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।